आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। नया अंक लेकर आपके साथ हम हैं इसी रेनबो चैनल पर, जी हाँ, जिस पर सुनते हैं आप प्रतिदिन 3 से 4 अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और रेडियो डॉक्टर में हम आपकी भागीदारी को इनवाइट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप हैं तो ये कार्यक्रम है। और आपकी चिंताओं को, आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान रखना और उनका समाधान ढूंढना ही तो उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। तो बिल्कुल ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज का जो विषय है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना, क्योंकि खाना या पोषण, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ये समझते हैं, जितने भी कार्यक्रम हम करते रहे हैं, कि हर बीमारी की जड़ वहीं से शुरू होती है अगर आपका खान पान बिगड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस कार्यक्रम में हम पोषण पर बात करें। और 1 से 8 सितंबर तक हर वर्ष पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह चल रहा है। तो हम इस बात को समझें कि पोषण क्या है और पोषक तत्वों को अपने जो खान पान में शामिल करना क्यों इतना ज़रूरी है। ये सब जानकारी आप तक एक विशेषज्ञ के माध्यम से पहुंचेगी हर बार की तरह, और विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा। आप एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रीना। धन्यवाद शालिनी जी। और जैसे मैंने कहा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक स्वस्थ और विविध तरह का आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है, उचित पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी हम इस कार्यक्रम में किसी भी डिजीज पे बात करते हैं, किसी भी बीमारी पे बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बीमारी या कोई भी कार्यक्रम अछूता रहा हो जहां पर हमने ये बात ना की हो कि खान पान से ये कैसे फर्क पड़ सकता है, ये लाइफस्टाइल से कैसे फर्क पड़ सकता है। तो आज हम पूरी तरह से इस कार्यक्रम में बात करेंगे पोषण और पोषक तत्वों का हमारे खान पान में क्या महत्व है और वो किस तरह से हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकता है अगर हम सही खान पान करें। तो सबसे पहले जो जहन में मेरे सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो व्हाट इज पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। यस, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन वो है शालिनी जी, आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जो इन तीनों दोषों को एक हेल्दी वे में पूर्ण करे। 7 धातुएं वर्णित हैं, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको पूर्ण करे, इनका क्षय ना करे किसी का भी। और जो भी हमारी मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाए, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बढ़ाए, ओजस्वी बनाए हमें, हमारा बल वर्ण उत्तम हो, क्योंकि अगर हम प्रॉपर खाना लेंगे तभी ये चीज़ें होंगी। हमारी आवाज़ उत्तम हो, वो भी हमारे फूड पे डिपेंड करती है। जीवनीय आहार लें, जो लोग विटामिन मिनरल से पूरा करते हैं वो आहार से हों। और जो गृहिणीय है, जैसे बच्चे हैं, तो उनकी डाइट बहुत रिच डाइट होनी चाहिए। जिनका लिपिड बढ़ा हुआ है या एज ज़्यादा है उनकी लेखनीय डाइट होनी चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि किसी के लिए क्या एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। यही मैं कहना चाहूँगी न्यूट्रिशन के बारे में। और दूसरा, आयुर्वेद में जो वर्णित है, अगर न्यूट्रिशन की बात करूं तो हर एक व्यक्ति को षड्रस आहार लेना चाहिए। ये डिसाइड करना चाहिए डॉक्टर से मिलके कि षड्रस में कौन सा रस उसको ज़्यादा लेना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रोफेशन के अनुसार, अपने एज के अनुसार। ये हम डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि ऐसी एक डाइट नहीं है, उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, और इसके हिसाब से कि किस किस शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। जैसे आप बता रही हैं वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद में माना जाता है, तो इस सारी चीजों को देखते हुए एक विशेषज्ञ से मिलकर ही ये डिसाइड हो सकता है। और यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का आज, कि हम ये समझें कि हर डाइट हर आदमी के लिए नहीं है ना। तो कैसे इसको कस्टमाइज आप खुद कर सकते हैं, उस कार्यक्रम से आप समझ सकते हैं। हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो शालिनी मैम को नमस्कार। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? धर्मवीर, गांधीनगर, दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज को कंट्रोल भी है, पर ये है कि उसमें एक स्किन में थोड़ी सी एलर्जी रहती है। एलोपैथिक वाले डॉक्टर बोलते हैं कि ये शुगर के पेशेंट को ऐसी शुगर होने से शरीर में एलर्जी के दाने भी होते हैं, ये होते रहेंगे। आयुर्वेदिक में आप ये हमें कुछ सलाह दीजिए, ऐसे में क्या किया जाए जिससे हमें ये तकलीफ ना हो, क्योंकि शुगर कंट्रोल भी रहती है पर एलर्जी जो है, दाने हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी दवा बताइए जिससे, मैंने किशोरी गूगल खाया था तो
तकरीबन उससे आराम भी पड़ा था, फिर दोबारा ये ऐसा हो जाता है, तो आप अपनी राय दीजिए। जी, एक तो आप शुगर कंट्रोल्ड है, एक बार दोबारा HbA1 से जरूर चेक करवाइए, क्योंकि रूटीन की शुगर कई बार कंट्रोल्ड होती है, जो 3 मंथ्स वाली है वो बड़ी होती है, तब भी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, नीम का सेवन कीजिए बीच बीच में, नीम का काढ़ा पी सकते हैं। करेले खाइए आप, मैं थोड़ी सी डाइट आपको इसके अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। दही का सेवन मत कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है, खट्टा मत लीजिए ज़्यादा, और परवल की सब्जी खाइए, घिया वगैरह लीजिए, जौ का आटा यूज़ कीजिए, मूंग साबुत दाल लीजिए, काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। नीम के काढ़े से नहाइए आप, तो ये मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके बाद भी अगर दिक्कत बचती है तो प्लीज़ किसी डॉक्टर से परामर्श लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर जी, आपने ये प्रश्न किया। और एक जैसे बीमारी, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने बोला डायबिटीज़ है, तो हर किसी को कोई बीमारी है तो वो भी क्या प्रभावित करती है कि वो क्या खाए क्या नहीं खाए। जैसे आप इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको कड़वी चीज़ें खानी चाहिए, तो ऐसे ही बाकी किसी को BP है या किसी को कोई दूसरी और बीमारी है, तो वो किस तरह से प्रभावित करता है उसके खान पान को, उसके पोषण को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है शालिनी जी आपने। हर बीमारी में हम एक पूरा डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को, जैसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ साइट करूंगी इस चीज को। जैसे किसी को बवासीर है, हम बिल्कुल स्पाइसी मना करेंगे उसको, बासी खाना मत खाइए, जंक फूड्स मत खाइए, पैक्ड फूड्स मत खाइए, छाछ पीजिए डेली, अमृत है वो, जिमीकंद खाइए। अच्छा। ऐसे ही किसी को BP है, पंपकिन खाइए, सीताफल खाइए, दिस इज वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। केला लीजिए आप, थोड़ा पानी पीजिए, ज्यादा नमक कम कीजिए, और लेना भी है तो सेंधा नमक यूज कीजिए कुकिंग में। मेंटल हेल्थ किसी की अगर डिरेंज है, देसी घी गाय का उसका सेवन करें, दूध पिएं, मिर्चें बहुत ज्यादा नहीं खाएं क्योंकि उससे और एग्रेवेट होता है। जी। तो ये सब चीजें, आप जैसे बोन्स की प्रॉब्लम है किसी को, रागी का आटा रिकमेंड करते हैं हम, कैल्शियम रिच होता है। यस, नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। देसी घी खाएं। तो ये हर एक डिजीज के लिए अलग से डाइट वर्णित है आयुर्वेद में, वो पूरा एक डाइट चार्ट हम देते हैं हर डिजीज में। तो डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज है, क्योंकि उसमें भी किस किस दोष की प्रधानता है, उसके अकॉर्डिंगली हम डाइट सजेस्ट करते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि हर बीमारी के साथ एक अलग डाइट चार्ट दिया जाता है, तो क्या ये बीमारी उसी से कंट्रोल हो जाती है कि ये दवाइयों के साथ साथ ये खाने पीने का बदलाव चलता है? ये अगर दोनों चीजें हम करते हैं, मान लो किसी की बीमारी बहुत ज्यादा है तो नेचुरल हम साथ में दवाई भी देंगे, डाइट बताएंगे, लाइफस्टाइल बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट्स आते हैं जैसे मेरे पास, कंट्रोल होने के बाद वो अगर डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहते हैं तो काफी हद तक ठीक रहते हैं, वो दिक्कत नहीं होती है दोबारा। हम एक बार वो समझा देते हैं लाइफ लॉन्ग उसके लिए कि इसको आप फॉलो कर लो, ये समझ लो आप ऐसे रहना है आपने, उससे आपका आउटपुट ज्यादा निकलेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी। तो काफी लोग हैं जो अब इन चीजों को मानने लग गए हैं। तो मतलब खाने का बहुत बड़ा रोल है ना? तो जी, आयुर्वेद में तो काफी माना गया है, काफी माना गया। और शालिनी जी, आहार को तो महाभेषज बोला है काश्यप संहिता में। मतलब किसी भी दवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट, क्योंकि आप ये देखिए ना, हमारी बॉडी की एक एक सेल बनती है खाने से। जो आप खाना खा रहे हो वही न्यूट्रिशन जाना है आपकी पूरी बॉडी को। अगर आपने ढंग का एक हेल्दी मील नहीं लिया तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जाएगा 0। तभी हर एक, आजकल मैंने देखा है यंग बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे में एनर्जी नहीं है, वो हमसे ज्यादा वीक हैं। तो ये कारण है उसका जी, कि खान पान में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो रही है। हमारे श्रोता जुड़े हैं फोन लाइन से, अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं, तो बिल्कुल बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, पीपी गौतम बोल रहा हूँ मेरठ से। जी बिल्कुल, स्वागत है कार्यक्रम में। चला गया, भाद्रपद माह भी चला गया, फिर भी वर्षा नहीं गई। जी। हमारे आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु समाप्त और शरद ऋतु शुरू हो गई है। तो हमारे आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या। बिल्कुल। तो मेरा पूछना है कि अब शरद ऋतु में कौन से पोषक तत्व लेवे और कौन से ना लेवे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमस्कार जी। जी, धन्यवाद गौतम जी। इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि मौसम का ऋतु वैषम्य चल रहा है थोड़ा सा। अभी शरद ऋतु पूरी तरह से आप फॉलो नहीं कर सकते, ऋतु संधि काल भी है। रीजन क्या है कि अभी बारिश की वजह से जो ठंडक है, अगर मैं शरद ऋतु का आपको ऋतुचर्या वो मैं बता रही हूँ, लेकिन उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करना, मिक्स रखना। शरद ऋतु में हमें दही नहीं खाना चाहिए, पित्त कुपित होता है ऑटोमेटिकली। मिर्चें बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि पित्त कुपित होता है तो बढ़ जाती हैं वो प्रॉब्लम्स। और बाकी भी जितनी, जैसे कुलथ है, बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाती है, कुलथ की दाल कई लोग खाते हैं, पथरी के लिए बहुत अच्छी होती है, वो इस सीजन में मत खाएं। स्पाइसी फूड्स नहीं लें,
बासी खाना तो हम वैसे भी मना करते हैं, तो इसमें तो और भी ज्यादा खराब करेगा। तो ये बस अगर ध्यान रख लें। और शरद ऋतु में जैसे वो खीर चंद्रमा की चांदी में देते हैं तो वो बहुत हेल्दी है। देसी घी का सेवन कीजिए इसमें। अब आजकल मैंने एक चीज देखी है, सारी दुनिया सिर्फ सरसों के तेल पे लगी हुई है बिना कुछ जाने। बच्चों को भी सरसों का तेल खिलाते हैं सारा दिन। दिस इज नॉट राइट। आपको शरद ऋतु में गाय का देसी घी का सेवन करना चाहिए जो कि पित्त शामक है। नारियल का तेल आप खा सकते हैं जो कि पित्त शामक है। और जो दूसरे जो तेल है जैसे सरसों का तेल है या तिल का तेल है, ये आप आगे जो हेमंत ऋतु आएगी उसमें आप लीजिए, वो आपके लिए, क्योंकि गर्म है बट वो सूट कर जाएगा। अब लोग उसके बाद क्या करते हैं, डेली ये सरसों का तेल सारा दिन खा के फिर एंटा एसिड लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, कई लोग सुबह डेली, और बोलते हैं मुझे एसिडिटी बहुत होती है। सरसों का तेल भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। मिनिमम यूज कीजिए, बट गाय का देसी घी भी यूज कीजिए अपनी डाइट में। कोकोनट ऑयल भी लीजिए। ये एक बेसिक थोड़ा सा मैंने आपको शरद ऋतु की डाइट बता दी है। और बाकी फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लीजिए, हैवी फूड्स बहुत ज्यादा ना लें, आपकी पाचन शक्ति ठीक रहे, क्योंकि पित्त कुपित होता है इसमें। जी, आपने बताया कि शरद ऋतु की डाइट, शॉर्ट में हमारे और श्रोता जो जानना चाहेंगे, एक शॉर्ट में बताइए और भी ऋतुओं में क्या बदलाव करना चाहिए, जैसे थोड़ा थोड़ा सा आपने बताया। वर्षा ऋतु में आपको स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। वायु कुपित होती है ऑटोमेटिकली। और ये हनी का सेवन करना चाहिए, यानी शहद आप ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। और चने की दाल का सेवन थोड़ा कम, क्योंकि वायु कुपित होती है। मटर नहीं खाने, गोभी नहीं खानी। जिनकी बहुत ज्यादा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जिनको वायु ज्यादा होती है, वो इन चीजों का सेवन करेंगे तो वो और ज्यादा होगी। और इसके बाद शरद का मैंने बता दिया। हेमंत में हमें रिच डाइट्स लेनी चाहिए। इवन खोया मेंशन्ड है, पनीर में, मतलब जितना भी रबड़ी बना के खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप मल्ल युद्ध मेंशन्ड है, यानी व्यायाम जरूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो मैं रिच डाइट बोल रही हूँ, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो आप बोले डॉक्टर रीना ने बोला था। जी, उसके साथ ये भी जरूरी है। मैं 1 घंटा एक्सरसाइज बोल रही हूँ, तब ये डाइट्स हैं। और उसके बाद आपको अगर नेक्स्ट शिशिर ऋतु में भी हेमंत वाली डाइट चलेगी। फिर वसंत ऋतु आती है जिसमें सबका कफ कुपित होता है। आपने देखा होगा शालिनी जी, मार्च अप्रैल में अस्थमा लोगों का अक्सर बढ़ता है। उनको कफ कोल्ड भी यूजुअली चेंज ऑफ सीजन पे होता है। उसमें आपको अदरक का पानी सेवन करना चाहिए। आपको लाइट डाइट्स लेनी चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली कफ बढ़ा हुआ है। और जो विंटर्स में हमने रिच डाइट ली है, उनका एक्यूमुलेटेड कफ उस टाइम आपका पिघल के निकलता है मौसम चेंज होने से। तो इस टाइम आप लाइट डाइट, इडली है, स्प्राउट्स है, लेकिन थोड़ा सा सौते करके या बॉईल करके ये चीजें आप ले सकते हैं। और इसके बाद आएगी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आपको ठंडी तासीर वाले भोजन लेने चाहिए, जैसे गोंद कतीरा है, घिया, तोरी, टिंडे, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, ये चीजें आप ले सकते हैं, मिर्ची ज्यादा नहीं। जी जी, बहुत शॉर्ट में जल्दी बताया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं और हमारे श्रोता जरूर नोट कर रहे होंगे जितना कर पा रहे होंगे। नहीं तो आप अपना ध्यान पूरी तरह से हमारे प्रोग्राम की तरफ रखिए, क्योंकि आप अगर जरा सा मिस कर गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर सकते हैं। चलिए, एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, नमस्ते। जी जी, नमस्कार मैम, मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये, जैसे मेरी मदर को ना हर्पी जोस्टर हो गया है, तो उसमें मकड़ी जैसे होती है, तो उसमें आयुर्वेदिक में क्या इलाज करना चाहिए? हर्पीस, उसकी आप दवाई बताइए। और दूसरा सवाल ये है, जैसे फादर को शुगर है तो उनको उसमें क्या नाम बीपी भी है, तो उनको सब नॉर्मल टेस्ट करवाए थे, तो उसमें जैसे हिचिंग उनकी होती है पैरों में, हाथों में, तो लालपन आता है, तो वो किस कारण होता है? और तीसरा सवाल ये, जैसे आपने तेल के बारे में बताया, जैसे मूंगफली का तेल भी उसमें यूज कर सकते हैं खाने के अंदर या नहीं? जी, चलिए, बहुत धन्यवाद। और सुनिए, रेडियो पर सुनिए, मैडम जवाब दे रहे हैं। जी, एक तो हर्पिस जोस्टर का जो आप पूछ रहे हैं, मेडिसिन तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी आपको। आप इसके लिए डाइट जो है उसमें आप जितने भी लिवर के लिए हेल्दी चीजें हैं, कुटकी वगैरह आप ले सकते हैं थोड़ा सा। और किसी डॉक्टर को जरूर मिलिए, ये ऐसे पेनफुल होता है और ऐसे ठीक भी नहीं होगा। और जो शुगर बीपी जो आपके फादर को है, जो इचिंग की प्रॉब्लम है उनको, ये क्वेश्चन का मैं पहले आंसर दे चुकी हूँ, एक और पेशेंट ने पूछा था, तो वो आप नीम के काढ़े से नहाएं डेली, नीम का यूज करें और दही का सेवन बहुत ज्यादा ना करें। और मूंगफली का तेल का भी वही है जो मैंने आपको बताया, ये भी गर्म है, पित्त कुपित करता है, इसलिए अगर शरद ऋतु में पॉसिबल है तो गाय का देसी घी जरूर सेवन कीजिए। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आप प्रश्न कर रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ चुके हैं। 26 साल के हैं सागर जी, लिख रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि आज का जब वर्ल्ड की बात करते हैं, टुडेज वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड एंड एवरी क्रॉप इज ग्रोन यूजिंग केमिकल्स, हाउ वेजिटेरियंस कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम फूड एंड मेंटेन गुड न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में कि हम देखते हैं कि अक्सर ये सुना जाता है डॉक्टर कि
लोग प्रोटीन बहुत कम है वेजिटेरियन डाइट में, ऐसा कहा जाता है, तो वो ये चाहते हैं कि किस तरह से हम बढ़ा सकें वेजिटेरियन डाइट में, किन किन सोर्सेस से प्रोटीन लिया जा सकता है। पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि आजकल प्रोटीन पे बहुत ज्यादा जो लोग जोर दे रहे हैं वो कई बार अति भी हो जाती है उस चीज की। हाँ जी। जो अगर आप षड्रस आहार ले रहे हैं तो उसमें आपका प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं होती है। आज तक हमने कई नॉर्मल फैमिलीज में तो कभी देखा नहीं है। जो जिम वगैरह करते हैं उनको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। उसके लिए मैं कुछ सोर्सेज बता रही हूँ, पनीर है, टोफू है, दालें हैं, ये ले सकते हैं आप। और दूसरा, अगर आप पूरा 6 की 6 रस रूटीन में लेते हैं तो आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी होने के चांसेस नहीं है। और ओवरलोड का एक और मैं रीजन बता दूं, कई बार हम ज्यादा प्रोटीन अगर लेते हैं तो किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप पचा ही नहीं पा रहे उसको। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है हाइप। इसको नॉर्मल भी अगर आप लेते हैं, और जो एडल्ट्रेटेड क्रॉप्स की बात है उसमें तो आपको पता है कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किचन गार्डन अपने घर पे बनाइए, बस एक यही सॉल्यूशन है। किसी पे भी ट्रस्ट करना मुश्किल है शायद। जी। और एक चीज आपने बोली कि ओवर भी अगर किसी चीज की जाती है तो अति भी नुकसानदायक होती है। प्रोटीन के बारे में आजकल बहुत लोग हैं कि वेट कम करना है, प्रोटीन लो, कहाँ तक सही है आयुर्वेद की दृष्टि से पूछना चाहती हूँ मैं। इसका एक आपको ये बता दूं, अब जैसे पनीर है, ये प्रोटीन है लेकिन मसल वेट भी बढ़ाएगा। तो खाली अगर आप सोचें कि आपका प्रोटीन ले ले कि मसल वेट कम हो जाएगा तो ये भी गलत है। अच्छा। आप एक नियमित दिनचर्या रखिए, उसको फॉलो कीजिए। जब भूख लगे तब खाइए, अपने पेट को देखिए रादर देन सोशल साइट से डाइट उठाने के। अगर आपको वो खाना, जब आप बिल्कुल मजदूरों की तरह भूख लगने पे अगर आप देसी घी भी पिएंगे तो आपको पचता है, और वो आपको ढंग से आपको ना तो ओवरवेट करेगा और ना अंडरवेट करेगा। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना भूख लगे आप टाइम देख के प्लेट भर के खाना खा लेते हैं, वो खाना आपका वेट बढ़ाएगा, इंडाइजेशन करेगा। तो इसलिए सिर्फ सोशल साइट्स को देखे बिना अगर आप किसी डॉक्टर से समझ लें कि आपको डाइट कैसे लेनी चाहिए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू आता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये भी बोला जाता है कि आजकल लोग समय पर नहीं खाते हैं जी। और इसका भी महत्व है कि आप समय पर एक प्रॉपर समय टाइमिंग रख के खाएं, कि आप ऐसा नहीं है किसी दिन 1 बजे खा रहे हैं, किसी दिन 4 बजे खा रहे हैं। तो आपने कहा कि भूख लगने पे खाओ, लेकिन अगर समय बांधा हुआ है तो कौन सा बेहतर रहेगा? दोनों चीजों का। वेरी गुड क्वेश्चन शालिनी जी। पित्त का काल होता है 2 बजे तक। अच्छा। उस टाइम तक अगर आप खाना खाते हैं तो आपका खाना पचता है। दूसरी बात, अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को आपने कोई एक फ्रूट लिया और आपने थोड़ा लाइट ही लिया, तो ऑटोमेटिकली मुझे उम्मीद है 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक सबको भूख लग जाती है। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो तभी आपको होता है कि आपको भूख नहीं लग रही या किसी काम में आप बिजी हैं। तो दोनों चीजें मैच करती हैं कि 2 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। इसके बाद तो फिर आपको पता ही है वो लेट ही है और वो पचता भी नहीं और एसिडिटी करता है। तो कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। एक और श्रोता वेट कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं? हाँ जी, नमस्कार। मैं अमित बोल रहा हूँ। जी अमित जी, बताएं जी। वैसे मेरे सवाल का थोड़ा जवाब मिल गया है, बस यही पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि कुछ लोग लंच नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, तो कुछ लोग सुबह ही खा लेते हैं, फिर लंच नहीं करते हैं और डायरेक्टली डिनर ही करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया, फिर लंच कर लिया, फिर शाम को 5 बजे भी खा लिया। तो इसमें क्या डॉक्टर साहब कुछ एडवाइस करेंगे? ऐसा कुछ है कि हम जब भूख लगे तो खा लें और नहीं है तो फिर नहीं है, कि ये एडवाइजेबल है या फिर एक टाइम पे ही खाएं? अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं शाम को 5 बजे भी खा लेता हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा हर टाइम नहीं खाना चाहिए, कि मतलब भूख लग रही है तो कुछ खा ले चाय के साथ। तो ये एडवाइजेबल है या नहीं? ये एडवाइजेबल है। आपको अपने पेट को देख के खाना चाहिए, ना कि ये देख के कि अगर मान लो 6 बजे हैं और आपको भूख लगी है तो आप डिनर कर लीजिए, वो बेस्ट है। ये नहीं आपको देखना कि मैं डिनर 8 बजे ही करूंगा, क्योंकि आप उस भूख को मिटाने के लिए 10 चीजें और खाएंगे जो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए जब आपको भूख लगी आप खा सकते हैं। शाम को 4-5 बजे करीब चाय पीता है कोई या कुछ करता है, खाता है, तो वो ठीक रहता है या नहीं आपके हिसाब से? अगर आप डिनर कर लें तो ज्यादा बेटर है, 5:30 बजे तक। अच्छा, वो ज्यादा बेटर है जी। अगर आप उस टाइम कुछ खाएंगे फिर उसके बाद डिनर नहीं करेंगे? हाँ नहीं, थोड़ा बहुत ऐसी स्नैक्स, क्योंकि डिनर ऐसा लगता है अगर फिर रात को मैं 8-9 बजे तक दोबारा भूख लगने के, फिर आप दूध पी सकते हैं उसके बाद। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बस थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और मैसेजेस बहुत हैं हमारे पास अभी। फोन कॉल पे हमारे एक श्रोता और जुड़ गए हैं, आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं, फिर मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ। जी बताएं। 365 दिन में हर दिन बच्चा जन्म लेता है, तो क्या करेगा एक महिला, क्या करे, क्या पिलाए उसको? और आपने दूध की बात करी, दूध आजकल सारा नकली आ रहा है, असली चीज तो कोई है नहीं। नंबर 2, अब
एक माँ गर्भवती जब होती है तो ये बताएं कि 9 महीने तक वो क्या खाए जिससे कि वो स्वस्थ रहे। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पनीर की बात की या आपने घी की बात की, अब क्या खाए गरीब आदमी? पनीर और देसी घी या मक्खन मलाई तो खा ही नहीं सकता। बस ये क्वेश्चन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरे कार्यक्रम में हम यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक सही न्यूट्रिशन एक पर्सन ले सकता है। बहुत सारे इसमें पहलू डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किए, और इसमें ये भी था कि कई चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन किसके शरीर में क्या लगेगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इस बारे में और डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आज की हमारी रेडियो डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, हमारे पास इस गीत पे जब हम जा रहे थे उससे पहले जय किशन जी का फोन आया था, तो कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? इन्होंने जो बच्चे का बोला है, पहली बात तो उसके लिए हमेशा 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड एडवाइज करते हैं, कोई डिब्बा बंद दूध नहीं एडवाइज करते। और दूसरा जो है, गर्भवती महिलाओं के लिए उनको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, जो उनको दिल को अच्छी लगे, जो हृदय हो। और हर महीने में कुछ डाइट्स आयुर्वेद में एडवाइज्ड है, वो अपनी किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली गाइडेंस ले सकती हैं। और जो थर्ड है, उसके लिए मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि ये अगर कोई भी मेहनत करे तो इतना तो शायद कमा ही लेगा कि दूध और खाना तो खा ही सकता है। तो सभी नौजवान पीढ़ी को और सबको मैं विनती करूंगी कि थोड़ा बहुत अगर काम हम करें तो एक अच्छा खाना तो हम खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये बात हम कर रहे थे, जैसे एक पहले भी प्रश्न आया था कि आजकल सब एडल्टरेटेड फूड है ये, लेकिन यही है कि जैसा है उसी में ही हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो उसी के लिए कोशिश करते हैं हम, और वही प्रयास आज भी हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। क्या अच्छा है वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, किसमें क्या चीज खाने में आपको इंक्लूड करनी है। बाकी आप कहाँ से लेते हैं, कहाँ से सोर्स करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं। परमार अमित कैलाश भाई सरसिया विलेज, धारी तहसील, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से लिख रहे हैं कि मैं 35 साल का हूँ, मेरा वेट 38 kgs है, मुझे वजन बढ़ाना है, क्या आयुर्वेद मेरी हेल्प कर सकता है? इसमें मैं 2 चीजें बोलना चाहूंगी। एक तो पहले आप अपनी पूरी जांच करवाइए। कई बीमारियों में भी आपका वजन कम होता है, जैसे थायराइड एक बढ़ाने वाला होता है, एक कम करने वाला होता है, या और भी कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ रहा है। फिर भी मैं थोड़ी सी डाइट बता रही हूँ जिनका वजन नहीं बढ़ता है। एक तो आप खुश रहिए। वजन कम करने के लिए चिंता बहुत अच्छी चीज है, किसी चीज की भी टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। दूध पीजिए, देसी घी खाइए, अच्छी टाइम पे डाइट लीजिए, जब आपको भूख लगे तब खाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, और अश्वगंधा वगैरह बीच में ले सकते हैं, अश्वगंधा टी वगैरह आती है, वैसे भी ले सकते हैं। बस इससे आपका फर्क पड़ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं पड़ता तो फिर आप अपनी जांच करवाइए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। और ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, ओम प्रकाश खंडेलवाल, उज्जैन मध्य प्रदेश से, 60 साल के हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स की जब बात करते हैं तो इनका भी खाने का समय और किस तरह से खाया जाए, इस पर भी बात होती है। तो इसी से संबंधित इनका सवाल है कि अखरोट और बादाम किस प्रकार से खाना चाहिए? भिगो के खाएं तो ज्यादा बेटर है। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रश करने के बाद आप ले सकते हैं इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सुबह भिगा के, लेकिन रात को भिगो दे, सुबह ले ले। जी, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी जी, बताएं। डॉक्टर को नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, ये मेरे को ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई है, प्रोस्टेट लार्ज हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि 3 महीने दवाई खाइए और 3 महीने बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराइए। तो क्या आयुर्वेद का इलाज है आयुर्वेद? जी, आयुर्वेदिक में मेडिसिन देते हैं इसकी, बट बेटर है किसी को डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे नहीं होता कि आपको एक मेडिसिन बताऊं तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बहुत कुछ और हम हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं। तो वो आप किसी डॉक्टर को मिलिए तो हो सकता है बेटर हो जाए। तो मुझे वैसे किसी को प्रिकॉशन, जैसे डाइट वगैरह में कुछ बता दीजिए, कुछ प्रिकॉशन लेना हो तो। बहुत ज्यादा हैवी डाइट्स मत लीजिए, भूख लगने पे खाइए। शुगर नॉर्मल है आपकी? शुगर नॉर्मल है, बीपी की थोड़ी हाई प्रेशर की, बस ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी डाइट्स मत लीजिए, बस आप हैवी डाइट नहीं लेना। जी धन्यवाद। यशपाल जी लिख रहे हैं डॉक्टर साहब द्वारका दिल्ली से कि थैंक्स फॉर द नाइस प्रोग्राम एंड लाइव प्रोग्राम। मेरी प्रकृति जो है, जो आप प्रकृति पे बात कर रही थी, वो कफ डोमिनेटिंग है और 2-3 बार साल में मुझे कोल्ड कफ होता रहता है, जो कि 3-4 दिन तक चलता है, और मैं मेडिसिन अवॉइड करता हूँ।
आप ये बताएं कि ऐसा ना हो उसके लिए मैं क्या खाऊं जिससे कि ये अवॉइड हो सके चेंजिंग सीजन में जो उनको कफ होता है। तो क्या इम्यूनिटी कुछ प्ले करती है रोल? हाँ, एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाला डाइट वगैरह लीजिए। दूसरा मैं 2-3 चीजें बता देती हूँ। आप हल्दी वाला दूध लीजिए। हल्दी और काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं बीच बीच में मिक्स करके, थोड़ा सा घी डाल के। शहद का सेवन कीजिए। अदरक का पानी ले सकते हैं जब भी आपको ये दिक्कत हो, अदरक शहद में ले सकते हैं आप। ये घर के रूटीन के नुस्खे हैं जिनसे आपको काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सौंठ यूज़ कीजिए अपनी डाइट में ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। जी, और हमने बात की कि खाने के ऊपर, समय के ऊपर, तो हमारे श्रोता हमसे लिखकर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या बेनिफिट होता है उससे? 8 बजे रात में खाना खा लिया और फिर कभी हम खा लेते हैं रात में 8 बजे और फिर कभी सुबह 9:30 पे, और बीच में काफी घंटे हम नहीं खाते हैं। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ये बेनिफिट करती है कि नुकसान करती है? इसका मैं एक क्वेश्चन, इसका आंसर ये बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबके लिए वही जनरलाइज्ड वर्जन नहीं है। आपको डायबिटीज का पेशेंट है और अगर आपने उसको जब खाना चाहिए और बहुत ज्यादा आपने रोक दिया और उससे तो चक्कर आ जाएंगे उसको। अच्छा, तो ये जनरलाइज्ड वर्जन नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपका शरीर बर्दाश्त कर रहा है, फास्टिंग भी तो एडवाइस करते हैं, तो आप इसको कीजिए। अदरवाइज ये सबके लिए ठीक नहीं है। जी, एक और मैसेज हमारे पास आया है कि अंकित जी ने लिखा है कि क्या खाने से बीपी बढ़ सकता है या घट सकता है? ऐसा भी होता है क्या? कुछ खाना ऐसा है जो बीपी बढ़ाता हो या कम करता हो? नेचुरल है, उससे बढ़ेगा। और नमक कम कीजिए। अनार बहुत अच्छा है बीपी की पेशेंट्स के लिए। मैंने पहले भी बताया था, केला ले सकते हैं, दिस इज वेरी गुड फॉर बीपी पेशेंट्स। और अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन कीजिए, दूध पीजिए, शिरोधरा करवाइए आयुर्वेद में, सिर पर तेल लगाइए। उससे मैं आपको एक अपने क्लिनिक का एक्सपीरियंस बता रही हूँ शालिनी जी। एक पेशेंट का बीपी एलोपैथिक मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, किसी भी मेडिसिन से। उसने शिरोधरा करवाई, इमीडिएटली बीपी नॉर्मल था। अच्छा, दीज आर द वंडर्स ऑफ शिरोधारा से काफी फर्क पड़ता है बीपी पेशेंट्स को। यस, ओके, तो ये करवा सकते हैं। दीज आर द वंडर्स ऑफ दिस पंचकर्मा थेरेपिस्ट। जी, किसी और कार्यक्रम में हम आपसे विस्तार में उस पर भी बात करेंगे, पंचकर्मा में। अभी तो इतने प्रश्न हमारे पास इसी से संबंधित है कि हम उसको ले नहीं पाएंगे। एक और हमारे श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो, रामलाल मैडम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? उत्तम दिल्ली से। जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैडम जी, मेरा अभी 1.5 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। पित्त की थैली में से पथरी निकली है 21 mm की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो थैली निकल गई, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि मैंने क्या खाना है, तो वो तो ज्यादा बात ही नहीं करते, सब कुछ खाओ। तो मेरे को ये पूछना है कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरी पित्त की थैली जो काम करती थी और लीवर जो सही काम करे, वो क्या खाना तो वो सही रहेगा? जी, नमस्कार जी। एक तो ये है कि पित्त की थैली क्योंकि निकल चुकी है तो आपने तलाई बहुत ज्यादा नहीं खानी, घी तेल थोड़ा कम कीजिए, और कुछ भी मिर्चों वाले खाने मत खाइए, नहीं तो आपको एसिडिटी और इंडाइजेशन रहेगी। और अनार का सेवन कीजिए ताकि आपकी पाचन शक्ति ठीक रहे। और आपने अभी गर्म दूध की बात की थी कि गर्म दूध पीना चाहिए। तो सूरत गुजरात से भारत भाई लिम्बानिया जी लिख रहे हैं, लिम्बाचिया लिखा है इन्होंने अपना नाम, कि रात में सोते समय गर्म दूध और खजूर उबाल कर पीना चाहिए। क्या उसमें खजूर भी डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल पी सकते हैं, हेल्दी है ये। लेकिन इसके साथ एक और छोटा सा क्लॉज लगाऊंगी। हाँ, अगर आपको भूख है, आपका खाना पच चुका है, ये नहीं कि आपने 56 भूख का डिनर किया और उसके बाद आप दूध पी रहे हैं खजूर वाला और उसके बाद आप सो गए हैं। अच्छा, तो मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रही। आपने 6 बजे डिनर किया है, आप 8-9 बजे तक ये दूध पी रहे हैं ताकि सोने से पहले ये पच जाए, देन इट्स ओके। ओके, ये भी बहुत जरूरी है। जी, और विकास पाठक जी लिख रहे हैं लक्ष्मी नगर से कि मेरी उम्र 30 साल है, बाल सफेद हो गए, क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसा है खान पान की सफेद हुए बाल वापस काले हो सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। पित्त बढ़ने से बाल सफेद होते हैं, ये बहुत अच्छा। इन्होंने एक, मैं इसके संदर्भ में एक चीज बता दूं, जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं उनके बाल अर्ली एज में वाइट हो जाते हैं, आजकल बहुत बच्चों के हो जाते हैं। तो प्लीज इसको साल्टी इनटेक थोड़ा सा कम कीजिए, स्पाइसी भी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पित्त जो बढ़ता है, जो कभी स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, ये चीजें जो खाते हैं ना, इससे प्रॉब्लम होती है। तो उसको मत लें और फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा ले, पित्त कंट्रोल रखें अपना, तो फिर ये दिक्कत नहीं होगी। और नोज में ऑयल डालें, उससे भी बेटर होगा। कुछ मेडिसिन भी देते हैं हम, आंवला वगैरह ले सकते हैं, जिससे आपके पित्त कंट्रोल होगा और बालों की वाइटनिंग जो है वो कम होगी या नहीं होगी। अच्छा, और ये हमें प्रश्न लिखा है, लिखने वाले ने अतीत अम्बेश इनका नाम है, और मोहाली पंजाब से कार्यक्रम को सुन रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि मुझे भूख ही नहीं लगती और मैं खाना सिर्फ इसलिए खाता हूँ क्योंकि
खाना ज़रूरी है, अदरवाइज मुझे भूख नहीं लगती है। और इनकी उम्र है 43 ईयर्स। मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ये करिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो प्लीज किसी डॉक्टर को मिलिए। आप सौंठ का यूज कीजिए, सौंठ का पानी पीजिए या सौंठ को पानी के साथ लीजिए, अदरक पे नमक लगा के उसको रखिए और वो डेली 2-3 पीस आप खाइए लंच से पहले। मुझे उम्मीद है इससे आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद भी अगर नहीं होती तो प्लीज किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए। तो अदरक को कैसे बनाया जाएगा? अदरक को सेक लेना है? नहीं, कुछ नहीं करना शालिनी। उसको छील लिया, काट के पीसेस, उस पर नमक लगा के रख लो। काला नमक? नॉर्मल नमक। ओके। उसको लंच से पहले 2-3 पीस खा ले और डिनर से पहले भी खा सकते हैं। हर मील से पहले 2-3 पीस ले ले, तो इससे भूख खुलेगी। यस। तो ये किसी भी उम्र में किया जा सकता है? कर सकते हैं। चलिए, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज हम न्यूट्रिशन पर बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। और एवरीवन की जब बात करते हैं तो बच्चे, युवा, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बहुत सारे कैटेगरीज हैं और हमने काफी कुछ बात की है अभी। पर ये एक मैसेज जो हमारे पास आया है नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से, तो इन्होंने कुछ ऐसी ही बात जाननी चाहिए कि क्या फर्क होना चाहिए बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों के खान पान में, क्या फर्क होना चाहिए? बच्चों को हमेशा हमें रिच डाइट देनी चाहिए यूजुअली। युवाओं में ऐसी डाइट होनी चाहिए बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो, उनका एंगर कंट्रोल रहे, पित्त कंट्रोल रहे। जैसे अभी पीछे आया था, बाल वाइट होने शुरू हो गए थे। और जो ओल्ड एज लोग हैं घर पे, उनको इजीली डाइजेस्टेबल हेल्दी फूड देना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, मूंग धुली दाल, मूंग साबुत दाल, ये चीजें दे सकते हैं। और बीच बीच में ओट्स का दलिया, ये चीजें दे सकते हैं ताकि वो स्वस्थ रहे। तो थोड़ा सा अलग अलग सबका बनाना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। हाँ, या फिर कुछ मिक्सचर की एक ये चीज एक वो चीज, जिससे कि वो ज्यादा वो चीज खाएं, ऐसा नहीं कुछ? तो मैं एक मील का बता देती हूँ। मान लो आपने एक सब्जी दलिया बनाया, बच्चे को आप ऊपर से देसी घी डाल के दे सकते हो। और जो यंग एज वाले हैं उनको बहुत ज्यादा स्पाइसी मत दो, और बड़ों के लिए भी वो चल जाएगा। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा बीच में मैनेज करो। या एक दिन वैसा बनाओ, एक दिन हल्का बनाया, एक दिन थोड़ा सा है ना, ऐसा कुछ बैलेंस कर सकते हैं। और हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ फिर फोन लाइन पर हैं, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो जी, साली मैम नमस्कार। डॉक्टर मैम को भी नमस्कार। अमित जी बात कर रहा हूँ। हाँ जी अमित जी, बताएं अपना प्रश्न कर लें। मेरा प्रश्न ये है कि मैम अपनी डेली दिनचर्या में खान पान में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए? जी नमस्कार जी। एक तो ये है कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट लीजिए सुबह। मैं थोड़ा सा पूरे दिन की शालिनी जी डाइट बता देती हूँ। लग रहा है सबको, बहुत सारे श्रोताओं को उससे फायदा हो जाएगा। उसमें आपको प्रॉपर भूख लगनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो हमारी सीजनल रिजीम है उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि इस सीजन में आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। ब्रेकफास्ट में आपको 6-7 ब्रेकफास्ट बता रही हूँ, सबके लिए वो हेल्पफुल होगा। दलिया ले सकते हैं आप, पोहा ले सकते हैं, उपमा, इडली, अप्पे, पराठी, स्टफ्ड रोटी, ब्राउन ब्रेड सैंडविच, कुछ भी, या बेसन का चीला, ओट्स का चीला आप ले सकते हैं। उसके बाद 11-11:30 भूख लगने पे आप कोई एक फ्रूट लीजिए। 1 से 2 के बीच में या थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे आप लंच लीजिए, प्रेफरेबली दाल रोटी। दही और लस्सी मैं अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कुछ लोगों को हम मना करते हैं, तो मैं जनरलाइज्ड एक डाइट बता रही हूँ सबके लिए। शाम को अगर आप चाय लेते हैं, मखाने वगैरह ले सकते हैं। 6 से 7 के बीच में अगर डिनर पॉसिबल है तो रोटी सब्जी ले सकते हैं। और 8-9 के बीच में गाय का दूध, पैकेट वाला नहीं, वेंडर वाला दूध अगर पॉसिबल है तो। ये एक नॉर्मल सी डाइट मैंने सबके लिए बताई है जो आपको अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए, पैक्ड फूड्स नहीं खाने चाहिए, रेडी टू ईट मील्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो आप अगर एकदम गर्म करके आपको लगता है खाना बन गया, दीज आर नॉट हेल्दी। तो इनको अवॉइड कीजिए और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। और दिमाग से भी आपको खाना अच्छा लगना चाहिए जो आप बना रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि जो चीज को खाओ उसको पसंद से खाओ, खुशी से खाइए, खुशी से। एक और हमारे लिसनर साथ में है हमारे। हेलो नमस्ते सर जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं सुखपाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं आपका कुछ प्रश्न है? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि गांव देहात के वृद्ध लोग हैं तो उनके लिए प्रतिरोधक क्षमता, जैसे गांव देहात में गुड़ चना आसानी से उपलब्ध हो जाता है और दूध भी उपलब्ध हो जाता है। तो अब जैसे कि धनवान लोग हैं वो तो अखरोट बादाम भी खा लेते हैं। तो ये गांव देहात के लोगों के लिए कोई प्रतिरोधक क्षमता के बारे में कुछ बता दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। ये जो आपने गुड़ चना बताया ये उत्तम कॉम्बिनेशन है। आपका गाय का देसी घी, गाय का दूध और आपकी ताजी सब्जियां खुद की उगाई हुई और फल, अगर आप ये नॉर्मल रूटीन में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रतिरोधक क्षमता इन्हीं से बन जाएगी आपकी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और
एक 2-3 हमारे पास मैसेजेस आए हैं, अभी मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा है। अनुष्का गुप्ता लिख रही है मेरठ से कि मुझे ज्यादातर कोल्ड रहता है रनिंग रोज। तो आपने अभी इम्यूनिटी की भी बात की थी, ऐसे ही और 2-3 मेरे पास मैसेजेस आए थे, अगर मुझे दिखते हैं तो मैं नाम पढ़ूंगी कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये इनका प्रश्न था। जी, ये जो कोल्ड की बात कर रही हैं ये इम्यूनिटी से रिलेटेड नहीं भी हो सकता। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी इससे बचने के लिए। एक तो सिर पे पानी मत डालिए आप डेली, अगर आपको कंटिन्यूसली ऐसे कोल्ड रहता है। एक आप नंगे पैर मत चलिए, क्योंकि ठंड चढ़ती है पैरों से, वो कोल्ड कभी भी ठीक नहीं होता। कंटिन्यूसली एसी यूज मत कीजिए। और बीच बीच में अगर आप सीरा, मैं इसके लिए डाइट जरूर बताना चाहूंगी। देसी घी में आप थोड़ा सा बेसन भूनिए, उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध और पानी डालिए, उसको पतला सीरा बना के वो गरम गरम पीजिए और आप बिना पंखे के थोड़ी देर बैठिए। ये रूटीन में कीजिए, आपका कोल्ड जो है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तो प्लीज फिर किसी डॉक्टर को मिलिए। तो आपने क्या क्या मिक्स? सौंठ नहीं, देसी घी लिया, हाँ, उसमें बेसन भूना, अच्छा, उसमें पानी डाला, चीनी डाली, उसको बॉयल होने दिया, पतला बिल्कुल वो गिलास में डाल के पी। दिस इज सीरा। तो पहले लोग बनाते थे ये, अब ये प्रैक्टिसेस खत्म हो रही हैं, तभी बीमारियां बढ़ रही हैं। जी जी। और इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि ये जो पुरानी बातें हैं जो हम भूल गए, या आयुर्वेद क्योंकि बहुत पुराना ज्ञान है और आयुर्वेद में वो चीजें बताई गई जो हमारे दादी नानी फॉलो किया करते थे, तो आज की जनरेशन थोड़ा दूर होती जा रही है, पर हमें लगता है सॉल्यूशन है वहां पर। हाँ शालिनी जी, मैं इस बात पे एक और बात कहना चाहूंगी। ये जो इतनी बार लोगों ने पूछा है ना कि प्रोटीन कैसे लूं, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाऊं, ये कैसे, मैं आपको एक चीज अब नटशेल में एक प्रोग्राम के एंड में बताना चाहूंगी। अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या और डाइट को फॉलो कर ले, षड्रस आहार, अपनी षड्रस आहार रह गया उसका मैं बता दूं। मैं वही आपने कहा था बीच में भी आपने, तो ये थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। जो अगर आप षड्रस डाइट लेते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु यानी स्पाइसी, तिक्त यानी कड़वा, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। अगर ये डाइट आपकी पूरी प्लेट में है और ये आप ले रहे हैं तो मुझे उम्मीद है ना तो आपको प्रोटीन की कमी होगी, ना आपको इम्यूनिटी चाहिए, मतलब इम्यूनिटी की अलग से कोई वो चाहिए। ये अगर आप चीजें लेते रहते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं दे रही हूँ कि कौन सी डाइट में ये रस प्रधान है। जैसे मधुर रस है, गेहूं में है, जौ में है, और ऐसे ही अम्ल जो है, मतलब ये सीक्वेंस भी खाने का आपका यही होना चाहिए। कई स्टेट्स में हमने देखा है शादियों में मीठा पहले सर्व करते हैं, तो उसका साइंटिफिक रीजन है, उससे डाइजेशन इंप्रूव होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कहीं पार्टी में गए, हमने पूरा पेट भर के पहले खाना खाया, पहले जंक फूड, फिर डिनर, फिर स्वीट डिश, तो कितना ओवरलोड करते हैं। अगर आप मीठा पहले खाएं, जो सबसे ज्यादा हाई कैलोरी फूड है, तो आप खाना भी कम खाएंगे और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपकी डाइजेशन भी बेटर रहेगी। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करनी चाहिए। यस, कुछ लोग करते हैं पर मुझे रीजन नहीं पता था। मैं हमेशा करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मीठा, उसके बाद खट्टा, फिर नमकीन, फिर उसके बाद स्पाइसी, फिर कड़वा, फिर एस्ट्रिंजेंट। तो ये आपका रूटीन रहना चाहिए खाने का। जैसे मीठे का मैंने आपको बताया, खट्टे में आता है नींबू है, दही है, और मधुरम, लवण, लवण में नमकीन जो भी चीजें हैं, और कटु में स्पाइसी मिर्च है, और तिक्त में कड़वा जो भी है, करेले हैं, ये चीजें आती हैं, और कषाय में जामुन आता है। जो लोग अगर डायबिटिक पेशेंट ये थाली अगर ले तो आप खुद ही देख लो कि उसकी डायबिटीज कितनी जल्दी कंट्रोल होगी, क्योंकि उसका हम कषाय रस बढ़ा देते हैं, उसका तिक्त रस बढ़ा देते हैं, यानी कड़वा बढ़ा देते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रस है, प्रकृति जान के, उसकी बीमारी जान के, उसके अकॉर्डिंगली उस रस को हम उसकी डाइट प्लेट में इंक्रीज कर देते हैं। तो ये खाली प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स पे चलने की बजाय अगर इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये सारा साइंटिफिक है, तो हमें किसी भी चीज की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, और आपने ये बताया कि ये षड्रस सिर्फ 6 रस नहीं है, उनका एक सीक्वेंस भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ये नई बातें हमें यहाँ पता चल रही हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ वेट से रिलेटेड बहुत सारे आए हैं, कोई वेट घटाना चाहते हैं, कोई बढ़ाना चाहते हैं, दोनों तरह के हमारे पास प्रश्न बहुत सारे हैं। तो ये मैं चलते चलते चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आए हैं। एक 18 साल की हैं, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर वो कह रही हैं कि सलोनी है, हाँ सलोनी मेरठ से, कि मैं 18 साल की हूँ पर मैं नहीं लगती हूँ, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी हेल्प करिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहती हूँ। मोटा होना चाहती जी हो, ठीक है। तो मैंने ये इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी दिया था। मैं दोबारा से यही बोलूंगी कि आप एक बार जांच जरूर करवाइए, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर मील्स लीजिए, देसी घी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहिए। खजूर का सेवन कीजिए, अश्वगंधा लीजिए। फिर भी अगर आपका वेट नहीं बढ़ता तो फिर किसी डॉक्टर को मिलिए। और वेट बढ़ाने वालों को क्या बोलेंगे?
ये वेट ये वेट बढ़ाना चाहती हैं, जो वेट बढ़ा हुआ है वो कम करना वही मैंने कहा। कम करने वालों के लिए भूख लगने पे खाइए, सैलेड्स फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा, सब्जी ज्यादा, रोटियां कम, रोटी ना भी खाएं तो चलेगा। मिलेट्स की डाइट बीच बीच में लीजिए, चेंज कर करके लीजिए। सेम मोनोटोनस डाइट हमारे सिस्टम को खराब करती हैं, इसीलिए हमें अपने मील्स को चेंज करना चाहिए। तभी मैंने आपको नाश्ते के 8-10 ऑप्शन बताए हैं। तो आप कभी, और दूसरा कभी भी 2-3 मिलेट्स को मिक्स मत कीजिए, कभी रागी, कभी जौ, कभी ज्वार, कभी गेहूं, ऐसे कर करके लीजिए। सब्जी आपके हर मील में होनी चाहिए, बाउल भर के, तो आपका वेट अपने आप लूज हो। बट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। तो बहुत सारी बातें, अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, समय इतना नहीं है कि हम और आप लोगों के प्रश्न शामिल कर पाएं, लेकिन उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न किया फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और हमारे पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए। आज का जो अंक था वो हमने केंद्रित किया था न्यूट्रिशन पर, पोषण पर, और विषय था न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। और कोशिश यही हमारी हर बार की तरह की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आपको वो मदद करे। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने रेडियो डॉक्टर को। डॉक्टर रीना अरोड़ा हमारे साथ रही इस कार्यक्रम में, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं। धन्यवाद डॉक्टर रीना यहाँ आने के लिए। धन्यवाद शालिनी जी। और अब स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।